बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मंशा बायोस ट्यूटोरियल में आप सबको खुशामदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेट करता है सर्विसेज ऑफ बायोलॉजी से, यानी कि बायोलॉजी को पढ़ने से हमें फ़ायदा क्या होता है, बायोलॉजी किस किस फील्ड के अंदर इंसान को एक सहूलत दे रही है, किस किस फील्ड में इंसान का फ़ायदा हो रहा है बायोलॉजी को पढ़ के। तो पहले इससे लेक्चर में हमने देखा कि बायोलॉजी को पढ़ने से हमने फूड प्रोडक्शन को किस तरह से इन्हांस किया, और आज उसी की कड़ी को मिलाएंगे आज आगे डिज़ीज़ कंट्रोल कि बायोलॉजी की मदद से हमने जितनी भी बीमारियां हैं दुनिया में आई हैं या नई जो आ रही हैं उनको ट्रीट करने के लिए क्या क्या किया है। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, क्योंकि बीमारी का इलाज हमारे पास ना हो तो हमारे पास जितनी भी सहूलियात हों, दुनिया की कोई भी हमारे पास आसाइश हो, वो किसी भी काम की नहीं होती। तो डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए बायोलॉजी ने 3 तरीके बताए, 3 तरह से हेल्प किया। सबसे पहले तो बायोलॉजी ने बताया कि प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, यानी कि कौन सी एहतियात आप करें जिससे आप बीमारी से बच सकते हैं। क्योंकि किसी भी बीमारी से बचने के लिए सबसे पहला तरीका ये है कि आप उससे एहतियात करें, उन चीज़ों से एहतियात करें जिनसे वो बीमारी होती है। तो इलाज से बेहतर परहेज़ है, ये एक बड़ी मशहूर कहावत है। तो प्रिवेंटिव मेजर्स, वो परहेज़ किन चीज़ों का करना है, कौन सी बीमारी से बचने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का परहेज़। दूसरा फिर ड्रग ट्रीटमेंट, अगर बीमारी लग गई है तो फिर उसके लिए ड्रग्स भी हैं डेफिनेटली। अब उसका इलाज भी बायोलॉजी ने ढूंढ के दिया कि चलें आप एहतियात नहीं कर पाए तो अब आपके लिए मेडिसिन जो है हमने बना दिया, उसे खा लें और आप बच सकते हैं। और फ़र्ज़ करें वो ड्रग्स जो हैं वो इस तरह की नहीं हैं कि वो वायरसेस को ख़त्म कर सकें, तो वायरल डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए वैक्सीन बनवा दी। तो इन 3 चीज़ों को अब इन डिटेल हम देखने लगे हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल प्रिवेंटिव मेजर्स में बायोलॉजिस्ट ने कहता है, हमें बताया है कि कौन कौन सा कॉजेटिव एजेंट है, किसी भी बीमारी को लगाने वाला जो मेन एजेंट है वो कौन है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन, वो आपकी बॉडी में आता कैसे है, कैसे बीमारी फैलाता है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि चोर ने चोरी की है तो हमें पता होना चाहिए चोर है कौन, और दूसरा पता होना चाहिए कि उसने चोरी की कैसे है, वो कैसे घर में घुसा। तो हम डेफिनेटली चोर को भी पकड़ लेंगे, और आइंदा चोरी ना हो तो इसके लिए हम वो दरवाज़ा, वो रास्ता बंद कर देंगे। तो इस तरह से हम उस चोर से और चोरी से बच सकते हैं। तो इसी तरह से बायोलॉजिस्ट ने हमें बताया कि जो हमारी बॉडी के अंदर कौन सा चोर है, वो किस तरह से बीमारी पैदा करता है हमारी बॉडी के अंदर, इंटर कैसे होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन उसका, वो भी बताया। इसी तरह से आगे जैसे एज एग्जांपल हमने लिखा है एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसको हम प्रॉपर एब्रीविएट करें तो हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसके चारों वर्ड्स में मेन मतलब छुपा हुआ है। एक्वायर्ड ए से निकलता है, एक्वायर्ड का मतलब जो आपको जेनेटिक नहीं मिली बल्कि आपने अपनी इन्वायरमेंट से हासिल की है, जो कोई भी जर्म हो सकता है, कोई भी ऐसा फैक्टर जो कि पैदा होने के बाद आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट किया जिसने, और इससे आपको बीमारी लगी है। इम्यूनो डेफिशिएंसी, और इसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट हो गया, कम हो गया। और सिंड्रोम एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स, ग्रुप ऑफ डिजीज़ जो जिसका अपना कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन जब ये सिंड्रोम या ये एक एबनॉर्मलिटी आपकी बॉडी में शो होती है तो इससे बहुत सारी और बीमारियां जो हैं अटैच हो जाती हैं, एसोसिएट हो जाती हैं आपके साथ। तो एड्स का पॉजिटिव एजेंट बताया बायोलॉजी ने कि ये एड्स जो है होता कैसे है, HIV से, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी जो वायरस है इसकी वजह से ये चोर है इसका। और ये चोर घुसता कैसे आपकी बॉडी में, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से। तो अगर हमने एड्स से बचना है तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते वक्त प्रॉपर एहतियात बरतेंगे, प्रॉपर क्रॉस मैच करेंगे कि उस बंदे को ये वायरस है तो नहीं उसके अंदर मौजूद। इसी तरह से आगे हेपेटाइटिस एक बीमारी है, हेपाटाइटिस, आइटस जहाँ पर भी आ जाए तो इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। तो हेपाटिक रिलेटेड टू लिवर के जो सेल्स हैं उनको हम हेपेटोसाइट्स कहते हैं। तो लिवर का इन्फ्लेम्ड हो जाना, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, इसका पॉजिटिव एजेंट भी है हेपेटाइटिस वायरस, जैसे हेपेटाइटिस ए होती है HA वायरस की वजह से। इसी तरह से ये हेपेटाइटिस
का जो वायरस है आपकी बॉडी में इंटर कैसे होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या है, ये भी ब्लड ट्रांसमिशन से, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, कंटेमिनेटेड सिरिंज से एक से दूसरे में फैल सकता है। तो ये तमाम चीज़ें हमें बायोलॉजी ने बताई कि इस तरह से ये फैलता है। तो हम उन तमाम चीज़ों से एहतियात बरतेंगे और बीमारी से बच सकते हैं डेफिनेटली। सेकेंडली जो सेकंड मेजर काम है वैक्सीनेशन, ये हम देखेंगे। वैक्सीनेशन में पहले हम वैक्सीन को देखते हैं कि वैक्सीन क्या होती है। वैक्सीन ऐसे डेड या वीक जर्म्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी में जाके आपकी बॉडी के एंटीबॉडीज़ या आपके बॉडी के जो सिपाही हैं, जो फ़ौज है, उनको जाके जगाते हैं। सोई हुई फ़ौज को जाके अलर्ट करना है कि भाई एक्टिव हो जाओ, कोई दुश्मन आपके ऊपर हमला कर सकता है। तो जैसे फ़ौज को ट्रेन किया जाता है जंग से पहले, वो डमी फ़ौज बना के उनको फायर मारते हैं, डमीज़ को, ये जो सिपाही हैं। इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर वैक्सीन इंटर की जाती है कि वो वैक्सीन जो है डेड या वीक जर्म्स होते हैं, और उसी तरह के जर्म्स आने वाली ज़िंदगी में बाद में जब भी आएंगे तो आपकी बॉडी जो है उससे उसके ख़िलाफ़ ट्रेन हो चुकी होगी, एंटीबॉडीज़ उसके ख़िलाफ़ बन चुके होंगे। तो ये वैक्सीन और वैक्सीनेशन ऐसा प्रोसेस जिसमें वैक्सीन को हम किसी भी बॉडी के अंदर इनोकुलेट करते हैं। इनोकुलेशन ऑफ वैक्सीन इनटू द बॉडी टू डेवलप इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए, आपके सोए हुए फौजियों को जगाने के लिए, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करवाने के लिए, ताकि आपकी बॉडी किसी जर्म से लड़ सके। उस किस्म का जो डेड या वीक जर्म डालते हैं, इस किस्म का अगर अलाइव और स्ट्रॉन्ग जर्म जो है आपकी बॉडी में इंटर हो जाए तो वो जर्म आपको कोई नुकसान ना पहुंचा सके, बल्कि आपके एंटीबॉडीज़ उसके साथ लड़ाई करें। तो ये है वैक्सीनेशन। जैसे आपको कोरोना का इंजेक्शन लगा था, कोरोना वैक्सीन का, तो वैक्सीन में कोरोना का ही मटेरियल था, कोरोना वायरस के कुछ प्रोटीन का मटेरियल लेके तो वो आपकी बॉडी में इंटर किया जाता था। उससे आपकी बॉडीज़ में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं पहले ही। जब कभी भी कोरोना का वायरस आपकी बॉडी में इंटर होगा तो आपके फ़ौजी पहले ही तैयार बैठे हैं। तो ये इस तरह से अपने ही फ़ौजियों को तैयार करने का, ट्रेन करने का एक तरीका है वैक्सीनेशन। और इम्यूनाइजेशन क्या है? सिंपल, अगर आपके फ़ौजी रेडी हो चुके हैं, जाग चुके हैं, ट्रेन हो चुके हैं, तो इसको इम्यूनाइजेशन कहते हैं। इम्यूनाइजेशन सिंपल हम कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी आफ्टर इनोकुलेशन ऑफ वैक्सीन, कि वैक्सीन आपने बॉडी में इंटर की, उसके बाद आपका जो इम्यून सिस्टम है वो डेवलप हो चुका है, एंटीबॉडीज़ बन चुके हैं। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड वैक्सीनेशन, कि आप इम्यून हो चुके हैं, वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। ये टर्म्स आजकल हम बहुत सुनते आ रहे हैं क्योंकि कोरोना वायरस जो है वो बहुत आम है, तो इस तरह की चीज़ें हमें काफ़ी सारी मिलती हैं सुनने को। इसकी डिस्कवरी किसने की? सबसे पहले एडवर्ड जेनर जो है, ये 18वीं सदी में इसने एक छोटे से बच्चे को जिसको स्मॉल पॉक्स थी उसको वैक्सीनेट किया था। स्मॉल पॉक्स कैसे उन दिनों में फैली हुई थी जैसे आजकल हमारे कोरोना है। तो एडवर्ड जेनर ने क्या किया, गाय का कॉव जो है उसके पास सेल लेके, उसके अंदर जो कॉवपॉक्स बीमारी है उसके पास सेल्स लेके वो डेड या वीक जर्म जो हैं ये एक बेबी के अंदर इंसर्ट किए, वो जो बच्चा जिसे वो कर रहा था वैक्सीनेट, तो उसके अंदर इंजेक्ट किए। तो कुछ हफ्तों के बाद देखा गया कि उस बंदे के अंदर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो चुके थे, वो स्मॉल पॉक्स से मतलब वैक्सीनेटेड हो चुका था। फिर और बहुत सारे लोगों को उसने वैक्सीन लगाई और इस तरह से उसकी वैक्सीन कामयाब हुई और वो स्मॉल पॉक्स से बच गए। तो फिर उसके नाम पर ये टर्म जो है वो यूज़ की लुईस पास्चर ने, क्योंकि उसने काउपॉक्स के पास सेल लिए थे। तो उसी काउ का जो वर्ड है वैका लिया, क्योंकि काउ से ये रिलेट करता है। तो वैक्सीनेशन का जो टर्म है ये प्रॉपरली लुईस पास्चर ने जो है वो डिस्कवर करवाई। इसी तरह से बहुत सारी और बीमारियां हैं जो कि वायरल डिजीज़ हैं, उनको हम ट्रीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वैक्सीनेशन। जैसे वो पिंक कफ है, काली खांसी जिसे कहते हैं, पोलियो है, इन्फ्लुएंज़ा है, नज़ला ज़ुकाम, मीज़ल, खसरा, मम्स, कनपेड़े, जो ये अक्सर लोगों को मीज़ल बच्चों को होती है। तो इन चीज़ों को हम ट्रीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वैक्सीनेशन। लास्ट में है डिज़ीज़ कंट्रोल में ड्रग ट्रीटमेंट। ड्रग ट्रीटमेंट कैसे? एंटीबायोटिक्स, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं डेफिनेटली जो कि वायरल नहीं होती बल्कि बैक्टीरियल होती हैं। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए एंटीबायोटिक्स अगेंस्ट जो बैक्टीरिया हम कुछ केमिकल यूज़ करते हैं वो एंटीबायोटिक्स कहलाते हैं, केमिकल यूज्ड अगेंस्ट बैक्टीरिया। तो ये एंटीबायोटिक्स हैं जो नॉर्मल आप पैनाडोल, डिस्प्रिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोसाइक्लिन, ये गले ख़राब की इन्फेक्शन की आप चीज़ें खाते हैं, वो ड्रग्स, ये पिल्स, वो एंटीबायोटिक्स होती है नॉर्मली।
तो इसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है कि ड्रग रेजिस्टेंसी काज हो जाती है। बाज़ दफ़ा आप बहुत ज़्यादा ये मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो वो जो बैक्टीरिया है जिनको ख़त्म करने के लिए आप मेडिसिन यूज़ करते हैं वो बैक्टीरिया ढीट हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं ड्रग रेजिस्टेंसी, यानी कि उन बैक्टीरिया के ऊपर ये मेडिसिन असर ही नहीं करती। फिर आपको हाई पोटेंसी की मेडिसिन यूज़ करना पड़ती है। और इसी तरह से इसके और भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसे जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं इसके डिफरेंट साइड इफ़ेक्ट्स हैं। कोई डीफनेस काज करती है, कोई दांतों को पीला कर देती है। तो इस तरह से हर एक एंटीबायोटिक का एक साइड इफ़ेक्ट कोई ना कोई होता है अगर बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करें तो। आगे है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी का मतलब होता है ट्रीटमेंट जो कि हम नॉर्मली ट्रीटमेंट करते हैं जीन के ज़रिए से। बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं वो जीन्स के अब नॉर्मल होने की वजह से लगते हैं, तो हम रिप्लेस कर देते हैं उस अब नॉर्मल जीन को हेल्दी वन से, और इस तरह से उस बंदे को जेनेटिक डिसऑर्डर से ठीक करवा देते हैं। रेडियोथेरेपी, रेडियो एक्टिव वेव्स के ज़रिए से कैंसरस सेल्स को डैमेज किया जाता है। कैंसर सेल के ऊपर डिफरेंट इंटरवल्स के बाद रेडियो एक्टिव वेव्स डाली जाती हैं। एक्सपोजर उसका लाइट का होता है और वो वेव जो हैं कैंसर सेल्स को ख़त्म कर देती हैं। दिस इज़ कॉल्ड रेडियो थेरेपी। और उसके बाद कीमोथेरेपी, ये भी कैंसर को ट्रीट करने के लिए है, लेकिन इसमें हम केमिकल्स यूज़ करते हैं जो कि एंटी कैंसरस केमिकल्स होते हैं, और वो उसकी बॉडी के अंदर जब जाते हैं केमिकल्स तो वो एबनॉर्मल या कैंसर सेल्स को डैमेज करते हैं। लेकिन इसकी वजह से बहुत सारे नॉर्मल जो आपके हेल्दी सेल्स हैं वो भी बाज़ दफ़ा डैमेज हो जाते हैं। तो उसको डैमेज होने से बचाने के लिए भी डिफरेंट तदाबीर की जाती हैं। पहले जीन एक ख़ास इंसर्ट किया जाता है जो कि अब नॉर्मल सेल्स को ही डैमेज करने देता है, और नॉर्मल सेल्स जो हैं वो उससे रेजिस्टेंट हो जाते हैं। बहरहाल कीमोथेरेपी के बहुत सारे सेंटर हैं पाकिस्तान में, जैसे शौकत खानम है, ये कैंसरस हॉस्पिटल है, तो उसमें रेडियोथेरेपी भी होती है, कीमोथेरेपी भी वास्ट लेवल पे होती है। IDM इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट, IDM इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट में हम कहते हैं यूज़ ऑफ ऑल रेलिवेंट एंड अप्रोप्रिएट मेथड टू क्योर और टू ट्रीट डिजीज़। किसी भी बीमारी को ख़त्म करने के लिए हम तमाम तरीके यूज़ करें, तमाम रेलिवेंट और मुनासिब तरीके जो कि उस बीमारी से हमें बचा सकते हैं। उसमें हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं, उसमें हम टीवी के ऊपर ऐड दे सकते हैं, मोबाइल फ़ोन के ऊपर जैसे आपको कॉल आती है कि कोरोना से बचने के लिए ये तदाबीर हैं, डेंगू से बचने के लिए ये तदाबीर हैं। तो इस तरह से जो भी बीमारी नॉर्मली कॉमन होती है माशरे में, तो उससे बचने के लिए आप लोगों को अवेयर करते हैं, ये भी IDM है। तो हम तमाम तरीके यूज़ करें जिससे हम ये बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड IDM। ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम जो लास्ट सर्विस है बायोलॉजी की जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन के लिहाज से देती है वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।